नमस्कार। हमने नवीन सत्र में वर्णों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्याकरण के 3 आवश्यक अंग हैं, वर्ण, शब्द एवं वाक्य। वर्ण हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं शब्दों को। शब्दों की सामान्य परिभाषा यह कही जाती है कि वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, लेकिन इसमें कुछ इस प्रकार और समझे तो इसकी वास्तविक परिभाषा जो है हमारे सामने निकल कर आएगी। जैसे हम देखते हैं कि हमने क, म और ल ये 3 वर्ण लिखे। इन 3 वर्णों के द्वारा मैं एक शब्द बनाती हूँ, ल, म, क। इन 3 वर्णों को जोड़कर एक शब्द बना लमक। लमक जब हम बोल रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि कोई है, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं पता चल रहा है, अर्थात ये कोई शब्द नहीं है। लेकिन अगर हम इन वर्णों का प्रयोग करते हुए क, म, ल, कमल ये शब्द बनाते हैं, तब जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक चित्र उभर के सामने आता है कि कमल नाम का कोई व्यक्ति है या फिर कमल पुष्प है। तो इन दोनों के आधार पर परिभाषा निकल के आती है कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। तो एक बार पुनः परिभाषा सुनेंगे। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे कमल, हाथी, मोर, यशोदा, भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द होते हैं और इन्हें विस्तारित रूप में देखें तो इनके कौन कौन से प्रकार हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। शब्दों के प्रकार या भेद। शब्दों के प्रकार या भेद। प्रकार या भेद, इन्हें एक तो अर्थ के आधार पर विभाजित किया गया है। जो पहला इनका आधार है वो अर्थ है। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है, सार्थक एवं निरर्थक। जैसे अभी हमने देखा ही था कि एक शब्द है जिसका किस प्रकार से एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, यानी कि वे शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। और जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अन्य जितने भी शब्द आते हैं वह सार्थक की श्रेणी में आते हैं। कुछ शब्द जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, समसूची, भिन्नार्थक, अवयव शब्द, ये सारे जो हैं वो वास्तव में सार्थक की श्रेणी में आते हैं। निरर्थक शब्द वो अपने आप में ही निरर्थक है। दूसरे जो शब्द होते हैं वह रचना, बनावट के आधार पर होते हैं कि उनकी किस प्रकार से रचना हुई है, उनकी बनावट कैसी है, या उसे व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं या गठन भी कह सकते हैं। इनमें आते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रचना या बनावट के आधार पर 3 शब्द है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब हम सर्वप्रथम रूढ़ शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रूढ़ शब्द जो अपने आप में रूढ़ है, मूल है, यानी कि जिसको किसी भी प्रकार से हम विभाजित नहीं कर सकते। अगर हम विभाजित कर भी देते हैं तो हमारे पास शब्द प्राप्त ही नहीं होगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा मोर। अब हम अगर इसका विभाजन करते हैं, प्रथम विभाजन पर ही पता चल जाएगा कि इसका कुछ मतलब नहीं रह जाता। मो धनात्मक र, तो ये एक वर्ण है और ये एक वर्ण है, यानी कि हमारे पास शब्द नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं वे शब्द जिनका किसी भी प्रकार से विभाजन नहीं किया जा सकता है, वह मूल शब्द उसी रूप में है, उन्हें हम रूढ़ शब्द कह सकते हैं, वही रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनमें कई उदाहरण आ सकते हैं जैसे घर, हाथी, इस प्रकार के शब्द। दूसरा है यौगिक। यौगिक, योग और इक
यानी कि जिसमें योग है, जिनमें दो शब्दों का योग है, और इसमें ये भी है कि वो दोनों शब्द एक ही भाषा के होने चाहिए, जैसे कि विद्यालय, विद्यालय, इन दोनों शब्दों को मिलाकर के विद्यालय शब्द बनता है। तो जो विद्या है, आलय है, वह एक ही भाषा के शब्द हैं और अंत में हमें विद्यालय शब्द प्राप्त होता है। यानी कि वे शब्द जो दो शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। अब हम इसके तीसरे प्रकार योग रूढ़ की तरफ आते हैं। हम देखते हैं कि रूढ़ में हमने कहा था जिनमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, यौगिक जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। उसी प्रकार जो योग रूढ़ शब्द है, वह योग भी है और रूढ़ भी, अर्थात वे शब्द जिनका निश्चित रूप से कोई अर्थ निकलता है लेकिन उसमें भावबोध का सहारा लेना पड़ता है, स्वतंत्र अर्थ नहीं प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा पंकज, तो पंक घन ज का अर्थ होता है जन्म लिया हुआ, पंख यानी कीचड़, पंख का अर्थ है कीचड़, और ज यानी जन्म लिया हुआ, जिसने कीचड़ में जन्म लिया, कमल यानी कि कमल का पुष्प। तो इसमें तीसरा अर्थ प्रकट होता है। ये जो शब्द हैं वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। इसके अन्य उदाहरण जब हम समास के बारे में पढ़ेंगे तो और आपस में चर्चा कर लेंगे। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं स्रोत के आधार पर शब्द, स्रोत या उत्पत्ति, स्रोत या उत्पत्ति, जिनमें प्रथम है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम, तत् यानी उसके, सम यानी समान, जो संस्कृत के समान है, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उठे और संस्कृत की तरह ही हिंदी में प्रयुक्त हुए, उन्हें हम तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे कि अग्नि, घृत, ठीक है। वैसे ही तद्भव यानी कि भव यानी रूपांतरण होना, जिन शब्दों का संस्कृत भाषा से फिर हिंदी में रूपांतरण हो गया और वह अपनाए गए, उन्हें तद्भव शब्द कहा गया। जैसे कि अभी मैंने तत्सम में अग्नि बोला तो तद्भव में उसका रूप घी हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं देशज शब्दों की ओर, जो स्थानीय स्तर के शब्द होते हैं। जो कई शब्द थे जिन्हें हमने अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें छोटा या बड़ा कर लिया, जैसे कि लुटिया। इस प्रकार के कई शब्द हैं जो हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। इनका विस्तारित अध्ययन हम अन्य कक्षा में करेंगे। अभी थोड़ा सामान्य परिचय आपको पता चल जाए। उसके बाद लिखा है विदेशज शब्द, वे शब्द जो अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हमारी हिंदी भाषा में अपनाए गए, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द फ्रांसीसी भाषा के थे, कुछ चीनी भाषा के थे, कुछ शब्द अन्य जैसे कि यूरोपियन भाषा के थे। ऐसे जो शब्द थे उन शब्दों को जब हिंदी में अपनाया गया तो वो विदेशी शब्द कहलाए, ठीक है। अब जो शब्द आते हैं वह होते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द, या फिर कहीं कहीं पर आपको इनका व्याकरणिक आधार पर भी शब्द ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। इनमें दो शब्द होते हैं प्रयोग के आधार पर, विकारी एवं अविकारी, विकारी एवं अविकारी। सर्वप्रथम हम विकारी शब्दों को देखते हैं, उनकी परिभाषा को समझते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक काल के कारण परिवर्तन होता है, विकार का मतलब ही परिवर्तन है, तो वे शब्द विकारी कहलाते हैं। और जब इसके आगे अ लग जाता है तो वह अविकारी शब्द बन जाते हैं। विकारी के चार भाग हैं जो हम सामान्यतः पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी के भी चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक व विस्मयादि बोधक। ये आज था शब्दों के बारे में सामान्य परिचय। एक जो है
यहाँ ये रूढ़ यौगिक और क्रियायोग रूढ़ है, इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। एक संकर शब्द आता है जो दो भाषाओं से मिलकर बनता है, जैसे कि हम बोलते हैं रेलगाड़ी, तो जो उसमें रेल शब्द है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का, इन दोनों का मिश्रण होकर शब्द बना, इसलिए वह संकर शब्द कहलाया। तो आज हमने शब्दों का सामान्य परिचय पढ़ा। सामान्य परिचय में भी कुछ तो ऐसे शब्द थे जिनका हमने विस्तारित अध्ययन भी कर लिया। कुछ जैसे हैं, जैसे विकारी शब्द हैं, उनके चारों प्रकारों को पढ़ना, अविकारी शब्दों के चारों प्रकारों को पढ़ना, एवं थोड़े बहुत तत्सम और तद्भव शब्दों को देखना, ये जो है हम अपनी अन्य कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।